बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, हमारी मूंग की फसल फील्ड में है और उस पर इंतहाई खतरनाक घोड़ा मक्खी और थ्रिप्स के हमले की रिपोर्ट्स आ रही हैं। वीलाग में मूंग को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों, खास तौर पर घोड़ा मक्खी, थ्रिप्स और पॉट बोरर पर बात होगी। तफसील से बात करेंगे हम किस तरह इन्हें बर वक्त कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, जब घोड़ा मक्खी और थ्रिप्स के नुकसान का पता चलता है तो वक्त गुजर चुका होता है। हमारे बहुत से काश्तकार भाई अनजाने में इंसेक्टिसाइड्स या जहरों के इंतखाब और स्प्रे के दीगर मामलात में बहुत सी गलतियां करते हैं। बहुत सी बातों को गैर ज़रूरी समझ कर नज़रअंदाज कर दिया जाता है और फिर नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचता है। किन किन बातों का ख्याल रखना है और बेहतियाती नहीं करनी, तफसील से बात होगी। वीलाग को आखिर तक देखें। मैं वसूख से कहता हूँ दोस्तों कि मेरे बहुत से काश्तकार भाई बहुत सी अहम बातें जान सकेंगे जो वो पहले से नहीं जानते, बताई ही नहीं जाती। सबसे पहले तो हम उस कीड़े के बारे में बात करते हैं जो अच्छी खासी तैयार फसल को बर्बाद करके रख देता है। प्रोड्यूस किसी काम की नहीं रहती। अगर आप इस कीड़े को कंट्रोल नहीं करते तो यूं समझें कि सारी मेहनत जाए, आपके हाथ कुछ नहीं आता। जी हाँ, ये खतरनाक कीड़ा घोड़ा मक्खी है, स्पाइरोला बग। ये भूरे रंग का कीड़ा है। आमतौर पर इसका हमला उस वक्त होता है जब फली बन रही होती है। बारिश के मौसम में तो इसका हमला बहुत शदीद हो जाता है और आमतौर पर यह सूरत हाल जून और जुलाई के महीने में नजर आती है। काश्तकार भाइयों, फील्ड में मौजूद मूंग की फसल को इस घोड़ा मक्खी से नुकसान पहुंचने का शदीद खतरा है। ये कीड़ा फलियों के ऊपर रहता है। नर और मादा आपस में चिमटे हुए नजर आते हैं। फलियों के ऊपर यूं इकट्ठे फिर रहे होते हैं जैसे ग्रुप्स बना रखे हों। शदीद हमले की सूरत में एक एक फली के ऊपर कई कई कीड़े नजर आते हैं। ये करता क्या है? ये कीड़ा फली के ऊपर से सुई डालता है और दाने से रस चूस लेता है। फिर उसके बाद दाना पिचक जाता है, उसका रंग काला हो जाता है। खोखला हो जाने की वजह से उसका वजन बहुत कम हो जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों कि फलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और जब आप थ्रेशिंग करते हैं तो उनमें से कुछ नहीं निकलता। 100 किलोग्राम कैपेसिटी वाले भरे हुए बैग का वजन करें तो शायद 60 किलोग्राम से ज़्यादा ना निकले और सीड बिल्कुल बेकार। काश्तकार भाइयों, अपनी फसल पर कड़ी नज़र रखें। अगर आपको फसल में ये कीड़ा नज़र आए तो फ़ौरन स्प्रे करें। इसमें सुस्ती हरगिज़ ना करें, वरना आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। ये बात ज़हन में रखें कि अगर बारिश और नमी वाला मौसम बरकरार रहे तो कटी हुई फसल पर भी अपनी कार्रवाई और मेहरबानी जारी रखता है और कुछ بعید नहीं कि आपको कटी हुई फसल पर भी स्प्रे करना पड़ जाए। भाई, एक वक्त था जब मूंग जैसी फसल पर केमिकल्स के स्प्रे की कोई ना तो ज़रूरत पड़ती थी और ना ही कोई तसव्वुर था, और अब कई कई स्प्रे करना पड़ जाते हैं। लेकिन स्प्रे सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही और पेस्ट स्कॉटिंग के बाद करना चाहिए। काश्तकार भाइयों, गंदम के बाद मूंग की जो फसल खरीफ में लगती है उस पर बेतहाशा कीड़ों का हमला जारी रहता है। घोड़ा मक्खी के अलावा अमेरिकन सुंडी और थ्रिप्स उनमें नुमायां हैं। काश्तकार भाइयों, बदनाम ज़माना सुंडी, जिसे पॉट बोरर भी कहते हैं, ये नाम से जाहिर है, फलियों में सुराख करके अंदर दाखिल होकर दानों में बैठ जाती है। फलियां खाली हो जाती हैं और फसल का सत्यानाश। अब बात करते हैं थ्रिप्स की। थ्रिप्स इंतहाई छोटे साइज़ के कीड़े हैं, बड़ी मुश्किल से नज़र आते हैं। अक्सर उनको देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करना पड़ता है और पौधे के ऊपर बड़ी तेज़ी से फिर रहे होते हैं और आमतौर पर ये फूलों के अंदर मौजूद रहते हैं। आप सफ़ेद कागज़ लें, फूल उसके ऊपर झाड़ें तो ये गिर पड़ेंगे ऊपर, आपको नज़र आ जाएंगे। थ्रिप्स का तरीका वारदात ये होता है कि पौधे की सतह को खुरच देते हैं और उसके बाद पौधे से रस चूस लेते हैं, तो नतीजे के तौर पर पत्तों में क्रैक्स पड़ जाते हैं, शेप ख़राब हो जाती है, पत्ते मुड़ तोड़ जाते हैं, डिसकलर हो जाते हैं और पौधे तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। काश्तकार भाइयों, मूंग की फसल में फूल सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। फूल गिर जाते हैं, फिर जाहिर है जब फूल गिर जाते हैं तो फली नहीं बनेगी। फली नहीं बनेगी तो पैदावार कैसे होगी? पैदावार तो यकीनन मुतासिर होगी। हमारे काश्तकार भाइयों को समझ नहीं आती कि पैदावार को हुआ क्या है। लिहाजा फ्लावरिंग के वक्त ही इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। काश्तकार भाइयों, अब मरहला है इन कीड़ों को कंट्रोल करने का। इसके लिए सोच समझकर बहुत एहतियात से प्लान करना होगा।
زہروں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ کاشتکار بھائیوں، مارکیٹ میں بے شمار زہریں موجود ہیں، کچھ ہلکی اور کچھ بہت سخت، براڈ اسپیکٹرم۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ ڈیلر کے پاس گئے اور جو دوائی اس نے کہہ دی، جو زہر اس نے کہہ دی، بغیر سوچے سمجھے آپ لے آئے اور سپرے کر دی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے آپ پیسٹ اسکاؤٹنگ کریں، پھر حملے کی شدت اور ضرورت کے مطابق مناسب زہروں کا انتخاب کریں۔ آپ نے ایسی زہریں لینی ہیں جن سے سب کیڑوں کا کنٹرول حاصل ہو جائے، لیکن غیر ضروری طور پر یہ زہریں یا کیمیکلز اتنے سٹرانگ نہ ہوں کہ آپ کی جیب پر بھی بوجھ پڑ جائے اور بائیو ڈائیورسٹی اور قدرتی ماحول کا بھی ستیہ ناش ہو جائے۔ کاشتکار بھائیوں، ایک چارٹ کی صورت میں نے موازنہ کر کے مختلف زہروں کی پوری تفصیل درج کر دی ہے، کون سے زہر کم طاقت والے ہیں، کون سے درمیانے اور کون سے بہت زیادہ سخت۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ کون سا زہر کس کیڑے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ آپ کو کیڑے کی پہچان ہونی چاہیے، کیا یہ کیڑا رس چوسنے والا ہے یا کٹنگ انسیکٹ ہے، حملے کی نوعیت کیا ہے، کم ہے، درمیانہ ہے یا بہت شدید، تاکہ آپ زہر اس کے مطابق لے سکیں۔ اور یہ کانفیڈار، ایکٹارا اور پولو یہ برانڈز ہیں، ان میں امیڈا کلوپریڈ وغیرہ اس کے ایکٹیو انگریڈینٹس ہیں۔ اگر چارٹ آپ کے سامنے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امیڈا کلوپریڈ تھرپس، جیسڈ اور ایفڈ جیسے رس چوسنے والے کیڑوں کے لیے ہے۔ تو امیڈا کلوپریڈ جس نام کے برانڈ سے آپ کو ملتا ہے لے لیں۔ اسی طرح کراٹے ایک برانڈ ہے، اب مارکیٹ میں یہ دوائی کراٹے کے نام سے بک رہی ہے۔ اصل ایکٹیو انگریڈینٹ اس کے اندر لیمڈا سائی ہیلوتھرین ہے، کام تو اس نے کرنا ہے، یہ کٹنگ یا چیونگ انسیکٹس کو مارتی ہے۔ اب اگر کٹنگ انسیکٹس کے لیے آپ کو کوئی دوائی چاہیے تو جس برانڈ میں یہ انگریڈینٹ موجود ہو آپ لے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کراٹے ہی ہو۔ بالکل اسی طرح ٹریسر ایک برانڈ ہے، ٹریسر برانڈ کے اندر ایکٹیو انگریڈینٹ اسپائنوسیڈ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انگریڈینٹ پارٹ بورر جیسے کٹنگ انسیکٹ کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو جس نام کے پروڈکٹ میں یہ انگریڈینٹ موجود ہو وہ آپ لے لیں، لیکن یاد رکھنے کا کاشتکار بھائیوں کہ پروڈکٹ ہمیشہ اچھی کمپنی کا لیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کراپ پر مختلف طرح کے کیڑوں کا حملہ ہے اور اٹیک میں شدت آ رہی ہے، ہلکے زہروں سے معاملہ کنٹرول نہیں ہوگا تو پھر نسبتاً سخت زہریں استعمال کر لیں، جیسے پروکلیم، کوراجن اور اوبیرون ہیں۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کیڑوں کا حملہ شدید ترین ہو گیا ہے، سائرن بچ گئے ہیں، تو پھر آپ کو میچ اور ریڈینٹ جیسی زہروں کا استعمال کرنا ہوگا۔ ان کے ایکٹیو انگریڈینٹ لیوفینران اور سپنٹورام ہیں۔ دوستو، ویسے یہ صورتحال تب بنتی ہے جب غیر معیاری اور نامناسب زہروں کے استعمال سے آپ کام خراب کر بیٹھیں اور یہ نوبت آ جائے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پروڈکٹ ہمیشہ اچھی شہرت کی حامل کمپنیوں کا لیا کریں، ورنہ وقت بھی برباد اور پیسہ بھی۔ بائر، سجنٹا، ایف ایم سی وغیرہ اچھی فرمز ہیں، اور بھی ہیں۔ کاشتکار بھائیوں، اگر سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ مختلف طرح کے کٹنگ سیکنگ انسیکٹس کا حملہ جاری ہے، وقت کم ہے، تو ایک ٹینک کے اندر یہ مکس فارمولیشن جو آپ کے سامنے ہے، اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو مکمل کنٹرول حاصل ہوگا۔ کاشتکار بھائیو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حالات آپ کے کنٹرول میں رہیں، بدتر صورتحال پیدا ہی نہ ہو، سپرے تو آپ کو کرنا ہوں گے اور سپرے ریپیٹ بھی کرنا ہوتے ہیں۔ کاشتکار بھائیو، انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ کا آپ کو پتہ ہوگا، اپنے ایک ویلاگ میں میں اس پر تفصیلی بات کر چکا ہوں۔ آپ کے سامنے موجود چارٹ میں انٹیگریٹڈ پیسٹ سپرے کا شیڈول دیا گیا ہے۔ پہلا سپرے امیڈا کلوپریڈ کا فلاورنگ کے وقت، یہ رس چوسنے والے کیڑوں کے لیے ہوتا ہے۔ دوسرا سپرے 10 سے 12 دن کے بعد ایمامیکٹن بینزوئیٹ یا کلورینٹرا نیلی پرول کا، یہ پارٹ بورر کے لیے ہوتا ہے۔ اور اگر ضرورت پڑے تو تیسرا سپرے اسپائنوسیڈ یا لیوفینران کا۔ انشاءاللہ آپ کی کراپ کیڑوں کے نقصان سے بچی رہے گی۔ کاشتکار بھائیو، آپ اس چارٹ کو اپنے پاس محفوظ کر لیں، یہ نہ صرف اس فصل بلکہ آنے والی فصلوں میں بھی رہنما اصول کے طور پر آپ کے کام آئے گا۔ اگر نیکی کمانا چاہتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ اب کچھ جنرل باتیں، کچھ ضروری ہدایات اپنے کاشتکار بھائیوں کے لیے۔ پہلی بات کہ آپ نے سپرے اس وقت کرنا ہے جب کیڑے کا حملہ نقصان کی معاشی حد، جسے اکنامک تھریشولڈ لیول بھی کہتے ہیں، اس سے زیادہ ہو۔ یہ معلوم کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پیسٹ اسکاؤٹنگ کرنی ہے۔ اگر سنڈی کی بات کریں تو ایک میٹر کی رو میں
पार्ट बोरर के लार्वों या सुंडी की तादाद अगर 1 से 2 हो, जब उससे बढ़ जाए तो फिर आपको स्प्रे करना होगा। इसी तरह घोड़ा मक्खी की अगर बात करते हैं तो ये सकिंग बग है, तो अगर 1 से 2 कीड़े पौधे के ऊपर आपको नज़र आते हैं तो फिर स्प्रे ज़रूरी हो जाता है, फिर आपको स्प्रे करना चाहिए। आप हमले की शिद्दत का अंदाज़ा कर सकते हैं और फैसला कर सकते हैं कि कौन सी जहर इस्तेमाल करना है और कितनी मिकदार में करना है। दूसरी चीज़, स्प्रे रोटेट करते रहा करें। इसका मतलब यह है कि एक ही जहर बार बार स्प्रे ना करें, दवाई बदल बदल कर करें ताकि इंसेक्ट्स में क़ुव्वत मुदाफ़त या रेजिस्टेंस पैदा ना हो। मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए आपको स्प्रे रिपीट तो करना पड़ते हैं काश्तकार भाइयों। तीसरी चीज़, स्प्रे बिल्कुल सुबह सुबह करें या शाम को देर से करें। उसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी बात काश्तकार भाइयों, अगर एक ही टैंक के अंदर 2 जहरों को मिक्स करके स्प्रे करना पड़े तो आप पहले जार कंपैटिबिलिटी टेस्ट करें। जार कंपैटिबिलिटी टेस्ट करने का मकसद ये होता है कि हमें मालूम हो सके कि जो 2 जहर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपस में मिला रहे हैं, आपस में मिक्स कर रहे हैं, उनमें कंपैटिबिलिटी है भी सही या नहीं, उनका आपस में जोड़ है भी या नहीं। उसकी निशानी ये है कि अगर इनका आपस में जोड़ न हुआ या कंपैटिबिलिटी न हुई तो जार के अंदर फुटकियाँ बन जाएंगी, प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, जिसे क्लम्पिंग कहते हैं। ऐसी सूरत में इन 2 जहरों को आपस में बिल्कुल मिक्स नहीं करना, वरना वक्त भी बर्बाद और पैसा दोनों। इसके अलावा काश्तकार भाइयों, कभी भी एक स्प्रे टैंक के अंदर 2 से ज़्यादा जहरों को मिक्स नहीं करना। अब मैं आपको बताता हूँ एक इंतहाई आम फैक्टर, पीएच। इस पीएच का हमारी ज़राअत में बहुत अहम किरदार है। जिस तरह फसलों की अफजाइश के लिए मखसूस पीएच दरकार होती है, बिल्कुल उसी तरह स्प्रे वाले महलूल या सॉल्यूशन के अंदर भी एक ख़ास पीएच की ज़रूरत होती है। इसे आइडियल पीएच कहते हैं। काश्तकार भाइयों, जो आइडियल रेंज है पीएच की वो 5.5 और 6.5 के दरमियान है। अगर हमारी पीएच इस रेंज के दरमियान रहती है तो ये स्प्रे सॉल्यूशन के लिए बेस्ट है। इस पीएच पर जहरें या इंसेक्टिसाइड बेहतरीन काम करते हैं। पीएच मालूम करने का तरीका बिल्कुल आसान है। इसको हम 2 तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं। पहला तरीका पीएच टेस्ट स्ट्रिप की मदद से है। ये कागज़ की एक स्ट्रिप होती है, इसके ऊपर केमिकल लगे होते हैं। ये आपको इंसेक्टिसाइड स्टोर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स या ऑनलाइन भी या दरा से भी आपको ये मिल जाती है बड़ी आसानी से, कोई इतनी महंगी भी नहीं होती। और इस स्ट्रिप के पैकेट में एक कलर चार्ट भी होता है। इस स्ट्रिप को सॉल्यूशन में 2 से 3 सेकंड तक डुबोएं और फिर 10 से 15 सेकंड इंतज़ार करें। स्ट्रिप का रंग बदल जाएगा। अब जो चार्ट उस पैकेट के अंदर मौजूद है, स्ट्रिप के रंग को उस कलर चार्ट में दी गए रंगों से मुवाजना करें तो आपको रेंज मालूम हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर स्ट्रिप का कलर येलो ग्रीन या लाइट ग्रीन हो जाए तो समझें कि पीएच बिल्कुल दुरुस्त रेंज में है, आइडियल रेंज में है। दूसरा और सबसे एक्यूरेट तरीका वो ये है कि आप पीएच मीटर की मदद से मालूम करें। तैयार मिक्सचर में डिप करके पीएच मालूम कर सकते हैं। मीटर के ऊपर रीडिंग आ जाती है। पीएच मीटर इतना महंगा नहीं होता, 1000 से लेकर 3000 की रेंज तक मुख्तलिफ कंपनियों के पीएच मीटर्स दस्तयाब हैं। अगर आपने प्रोग्रेसिव फार्मिंग करनी है तो फिर आपके पास ये पीएच मीटर होना बहुत ज़रूरी है, कई जगह पे काम आएगा। अब आपने पीएच एडजस्ट कैसे करनी है? अगर पीएच बहुत ज़्यादा है तो आहिस्ता आहिस्ता सिट्रिक एसिड या सिरका या एक प्रोडक्ट भी मिल जाता है, उसको कहते हैं पीएच डाउन कमर्शियल, ये ब्रांड है। इसको आहिस्ता आहिस्ता उस सॉल्यूशन के अंदर या स्प्रे मिक्सर के अंदर डालते रहें और साथ साथ हिलाते रहें और पीएच चेक करते रहें। और अगर पीएच कम हो तो बेकिंग सोडा या पोटाशियम कार्बोनेट डालें आप उसमें उसी तरह, और साथ साथ हिलाते रहें और पीएच चेक करते रहें साथ साथ। काश्तकार भाइयों, ये कुछ अहम बातें थी। मेरी दुआ है कि हमारी ज़राअत तरक्की करे, हमारा किसान खुशहाल हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। अगले वीलाग तक मुश्ताक अहमद को इजाज़त।